दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम उस विश्व गुरु के दावे की पोल खोलेंगे जो अमेरिकी दलालों के सामने नतमस्तक है। दोस्तों याद कीजिए 1971 का वो साल जब अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भारत को डरा रहा था और पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा भेज चुका था। उस समय हमारे देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी वाशिंगटन गई। निक्सन ने उन्हें 45 मिनट इंतजार करवाकर अपमानित करना चाहा, लेकिन इंदिरा जी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। जब अमेरिका से रिश्ता खराब हुआ तो इंदिरा जी ने सोवियत संघ के साथ ऐतिहासिक मैत्री संधि की। इसी रूस की ताकत और इंदिरा जी के साहस के दम पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह थी भारत की असली वैश्विक धमक। सिर्फ इंदिरा गांधी जी नहीं, नेहरू जी, राजीव गांधी जी और मनमोहन सिंह जी के दौर में भारत का सिर हमेशा ऊंचा रहा। 1949 में पंडित नेहरू के सम्मान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन खुद एयरपोर्ट आए। 1985 में राजीव गांधी के सम्मान में राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन मूसलाधार बारिश में खुद छतरी लेकर खड़े रहे। 2009 में बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपना गुरु बताया और कहा कि मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। लेकिन आज देश की साख पर गहरा बट्टा लग चुका है। दुनिया भर में भारत की थू थू हो रही है। कारण क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए जेफरी एप्स्टीन जैसे घिनौने दलाल की मदद लेनी पड़ी। इतिहास में मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल गए। लेकिन क्यों? ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश किया जा सके। वहां डांस करना पड़ा, नाचना पड़ा, ताकि वाशिंगटन का रास्ता खुल सके। दुनिया के और किन किन देशों में ऐसे गिरे हुए लोगों की मदद से मोदी ने मुलाकात की है? इसकी निष्पक्ष जांच होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक आरोपी सत्ता की कुर्सी पर बैठा हो। इसलिए मोदी जी का इस्तीफा अनिवार्य है। इसी दलाली की कीमत हमारा किसान चुका रहा है। रणदीप सुरजेवाला, देश हित गिरवी रखकर व्यापार समझौता नहीं हो सकता। खेत खलिहान और किसान की रोजी रोटी पर देश को हमला मंजूर नहीं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा से खिलवाड़ मंजूर नहीं और भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता से समझौता मंजूर नहीं। ये 4 पहलू आपके बीच में लेकर हम उपस्थित हैं। व्यापार समझौते आर्थिक तरक्की का रास्ता हैं। व्यापार समझौतों का आधार ही बराबरी की शर्तों पर परस्पर लोकहित है 2 देशों का। व्यापार समझौते देश की संप्रभुता को त्याग कर गुलामी का रास्ता कदापि नहीं हो सकते। व्यापार समझौतों की आड़ में देश हित और लोकहित दोनों की बलि नहीं दी जा सकती। अंग्रेज से भी हम इसी वजह से लड़े थे। करोड़ जनमानस व्यापार समझौते की आड़ में देश हित और लोकहित की बलि कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका भारत व्यापार समझौते में मोदी सरकार ने किसानों व खेत खलिहान के हितों की बलि दे डाली। भारत की ऊर्जा सुरक्षा से सरेआम खिलवाड़ किया। भारत की डिजिटल स्वायत्तता व डेटा प्रिवेसी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भारतीय हितों की रक्षा में मजबूती से खड़े होने की बजाय एक मजबूर सरकार ने भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता पर समझौता कर लिया। लोग पूछ रहे हैं, मजबूत सरकार या मजबूर सरकार? आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका निर्भर भारत? यह सवाल लोग पूछ रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा भारतीय हितों की तिलांजलि देने के कुछ पहलू लेकर हम आपके बीच में हैं और मैं केवल
3 पक्षों की आपसे चर्चा करूंगा। खेती, ऊर्जा सुरक्षा और ओवरऑल जो व्यापार की शर्त है। खेत खलिहान और किसान से विश्वासघात। भारत के कृषि बाजार में अमेरिका के खेती और खाद्य उत्पादों का निःशुल्क आयात किसानों की रोजी रोटी पर सीधे हमला है। अमेरिका भारत व्यापार समझौते के तहत 6 फरवरी 2026 के फ्रेमवर्क इंटरिम एग्रीमेंट में पहले बिंदु में ही यह सहमति जताई है कि भारत बगैर किसी इंपोर्ट ड्यूटी या आयात शुल्क के अमेरिका के खाद्य और कृषि उत्पाद के लिए अपना बाजार खोल देगा। अब इसके इंपैक्ट्स क्या हैं, मैं एक एक करके आपको वो बताऊंगा। सबसे पहला शब्द जो वहां लिखा है वो लिखा है ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन, DDG। वो भारत में आयात होगा। यह असल में क्या है? प्रोसेस्ड मक्का है। ड्राई डिस्टिल्ड ग्रेन प्रोसेस्ड मक्का है। भारत में आज 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन मक्का पैदा होता है। यह कहां पैदा होगा? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, गुजरात, कुछ पोर्शंस ऑफ हरियाणा और पंजाब, यानी लगभग आधे से अधिक भारत में। तो इसके विपरीत भारत में 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन सालाना मक्का हम पैदा करते हैं। हम अपनी जरूरत का सारा मक्का पैदा करते हैं। अमेरिका 42 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन मक्का पैदा करता है। हम 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन, वो 42 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन। स्वाभाविक है उन्हें अपना मक्का बेचने के लिए भारत जैसा बड़ा बाजार चाहिए। सवाल बड़ा सीधा है, अगर अमेरिका ड्यूटी फ्री यानी शुल्क रहित मक्का हिंदुस्तान के बाजार में बेचेगा तो आधे भारत का किसान क्या करेगा? उसका क्या हाल हश्र होगा? व्यापार समझौते के पहले बिंदु में दूसरा शब्द लिखा हुआ है लाल ज्वार का आयात। ज्वार अक्सर लाल ही है हमारे तो उस पूरे क्षेत्र में, पीला या काला नहीं होता, शायद उनको समझ नहीं है, ज्वार ही बोलते हैं हम उसे। अमेरिका से ज्वार का आयात खोलने बारे सहमति। भारत का ज्वार उत्पादन इस साल 52 लाख मीट्रिक टन है। 52 लाख मीट्रिक टन। ज्वार कहां पैदा होता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, यानी सेंट्रल इंडिया टू वेस्ट इंडिया, सारे भारत के अंदर ज्वार पैदा होगा। थोड़ा थोड़ा ज्वार पैदा इधर भी हो जाएगा, एक पोर्शन में हरियाणा के, राजस्थान के साथ लगते, थोड़ा सा पंजाब में। अमेरिका कितना ज्वार पैदा करता है? इस साल उन्होंने 87 लाख मीट्रिक टन ज्वार पैदा किया, जिसकी वहां खपत नहीं है। तो बाजार किसका चाहिए? भारत का। सवाल यह है कि अगर अमेरिका का ड्यूटी फ्री ज्वार, आयात शुल्क रहित ज्वार भारत में बिकेगा तो भारत का ज्वार कहां जाएगा? हम तो अपनी जरूरत का सारा ज्वार पैदा कर रहे हैं। तीसरा शब्द क्या लिखा है उसमें? सोयाबीन ऑयल, पहले बिंदु में ही लिखा है। उसका आयात भी अमेरिका से भारत में खोल दिया जाएगा। भारत का सालाना सोयाबीन उत्पादन कई गुना बढ़ गया पिछले सालों में। इतना बढ़ गया कि हम बहुत कम आयात करने लगे सोयाबीन। 1 लाख 1.5 लाख टन हुआ पीछे, तो मैंने चेक किया 1,53,000 मीट्रिक टन हुआ। हम पैदा करते हैं 153 लाख मीट्रिक टन, जो 2024-25 में हमने पैदा किया। इस साल 160-65 तक भी पहुंचेगा, पर 153 लाख मीट्रिक टन हमने पैदा किया। पैदा कहां होगा सोयाबीन? सबसे ज्यादा बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा गुजरात, थोड़ा थोड़ा सब प्रांतों में भी है। तो फिर कहां है? मध्य भारत, वेस्टर्न इंडिया, थोड़ा सा साउदर्न इंडिया। तो लगभग देश के बीच में उस कोने गुजरात तक चले जाइए तो यह पैदा होगा। अब सवाल यह है कि 12 करोड़ मीट्रिक टन हम पैदा करते हैं, 153 लाख टन। अमेरिका पैदा करता है 12 करोड़ मीट्रिक टन, यानी 1200 लाख मीट्रिक टन। उनको बाजार चाहिए।
तो बाजार भारत है। मोदी जी ने कहा आइए यहां बेच दीजिए। अब अगर वहां से सोयाबीन ऑयल आएगा तो तिलहन में हमारी आत्मनिर्भरता का क्या होगा? बिहार का किसान कहां जाए? मध्य प्रदेश जहां सबसे, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में आप ग्वालियर से शुरू कर दीजिए और आप विदर्भ के सारे हिस्से तक चले जाइए, केवल और केवल सोयाबीन मिलेगा। मैं ये आपकी जानकारी के लिए पत्रकार, दिल्ली के पत्रकार मित्रों के लिए बता रहा हूं। तो देश के बिल्कुल भूभागीय, केंद्रीय भूभागीय भूखंड में केवल सोयाबीन होगा। कहां जाएंगे? क्या करेगा वो किसान? चौथा, जो इसमें लिखा नहीं, इसके अंदर ये शब्द लिखा नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, पर हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने बयान देकर कहा कि हम ऐसा करेंगे। वो क्या है? हिंदुस्तान में अब कॉटन, कपास किया, वो ये है। और इस व्यापार समझौते में उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश जो कपास का आयात, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा कपास उत्पादक है, जो कपास का आयात करेगा बांग्लादेश में अमेरिका से और फिर उसका कपड़ा बनाकर और वस्त्र बनाकर अमेरिका भेजेगा, उस पर 0% शुल्क लगेगा। इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? हम पर, क्योंकि भारत सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है, धागा उत्पादक है, वस्त्र उत्पादक है। सबसे ज्यादा स्पिंडल कैपेसिटी चाइना के साथ दुनिया में, अगर स्पिंडल्स आप समझते हैं, बुनाई की जो मशीनें हैं, धागा बनाने की, कपड़ा बनाने की, जो सबसे ज्यादा स्पिंडल कैपेसिटी दुनिया में है, चाइना के अलावा वो हिंदुस्तान के पास है। सबसे ज्यादा रोजगार भी अगर कोई पैदा करता है तो वो टेक्सटाइल उद्योग करता है। ये 3 बातें याद रखना जरूरी है इस देश के लिए। कपास हम सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा करते हैं, स्पिंडल कैपेसिटी दुनिया में सबसे अधिक है और हम सबसे बड़े निर्यातक भी हैं हिंदुस्तान की खपत के साथ साथ। अगर वो कपड़ा वहां से निर्यात करेंगे बांग्लादेश से 0% पर अमेरिका में, और हम करेंगे 18% पर, तो 18% वाले को नुकसान होगा या 0% वाले को होगा? 18% वाले को होगा। तो हम बांग्लादेश के वस्त्र और कपड़ा जो उत्पादक है उनके मुकाबले में अनकंपिटिटिव हो जाएंगे। और अगर अनकंपिटिटिव हो जाएंगे तो तिरुपुर तमिलनाडु का क्या होगा? सूरत गुजरात का क्या होगा? पानीपत हरियाणा का क्या होगा? लुधियाना पंजाब का क्या होगा? और देश की बुनाई वाले सब वस्त्र उद्योग का क्या होगा? और इतना ही नहीं, फिर 12 फरवरी 2026 को हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल विपक्ष के नेता के बारे में उल जलूल बातें करते हुए एक घोषणा कर डालते हैं कि भारत भी अमेरिका का कपास आयात करेगा 0 ड्यूटी पर, और जब वो कपड़ा बनाकर भेजेगा तो उसको भी वही फायदा मिलेगा जो बांग्लादेश को मिलता है। मतलब कि भारत भी अब अमेरिका से कपास का आयात करेगा। ढोल की पोल खुल गई। चोर दरवाजे से इस समझौते में यह लिखा है, मैं नहीं कह रहा, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भारत 0 ड्यूटी पर अमेरिकी कपास का आयात करेगा, जबकि हम तो कपास के निर्यातक हैं, तो हम भी वहां से मंगवाएंगे कपास। तो हमारे किसान का क्या होगा? दूसरा, एक और तीसरा इसका पहलू है, इसको बोलते हैं डबल वैमी अंग्रेजी में। बांग्लादेश भारत की कपास का सबसे बड़ा आयातक है। बांग्लादेश अगर 100 किलो कपास इस्तेमाल करता है तो 50 किलो, 52 किलो हिंदुस्तान की है। तो मैं जो कपास पैदा करूंगा मेरे खेत में, उसमें से आधी बांग्लादेश जाएगी। यह बांग्लादेश करता है। तो बांग्लादेश अगर मेरी कपास का आयात बंद कर देगा हिंदुस्तान से और अमेरिका से मंगाएगा तो किसान को मार पड़ेगी ना। और अब भारत भी अमेरिका से कपास मंगाएगा तो किसान को डबल मार पड़ेगी। यानी मेरी बांग्लादेश निर्यात होनी बंद हो गई, अमेरिका से आनी शुरू हो गई। तो मैं तो दो तरफ से मर गया, 2 पार्ट के बीच में पिस गया। और इसकी एंटीसिपेशन में, इस समझौते की एंटीसिपेशन में, जो पीयूष गोयल नहीं बता रहे, उनके मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं, भारत ने पूर्ण कपास होते हुए भी अमेरिका से कपास मंगवानी इसी साल चालू कर दी थी। 24-25 में भारत ने अमेरिका से 3,428 करोड़ कपास का आयात कर लिया है पहले ही। तो अगर ये 3400 या 3500 करोड़ से 20,000 करोड़ हो गई तो कपास का क्या होगा?
इस साल कपास का एमएसपी था, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं सब मंडियों में स्वयं गया था, 6100 रुपया क्विंटल। कपास बिकी 4500 रुपया क्विंटल पे। किसान को नुकसान हुआ 1000 से 1500 रुपया क्विंटल। ये यहां से लेकर विदर्भ तक की कहानी है। जब ये और गिर जाएगी तो फिर हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा, सवाल ये है। और कपास कहां पैदा होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, लगभग पूरे हिंदुस्तान में। तो क्या होगा कपास पैदा करने वाले किसान का? हम बांग्लादेश को 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कपास और धागा निर्यात करते हैं। आज इस साल किया हमने 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी 25,000 करोड़ रुपया। जब वो अमेरिका से मंगाएंगे तो हमारा क्या होगा? फिर हमारा तो खत्म हो जाएगा। आप समझौता कर रहे हैं क्या? मोदी जी ने सोचा? एक आखिरी पहलू इसी में उन्होंने लिखा है। इसके पहले बिंदु में ये सब लिखकर एक वकील साहिबान कहते हैं जब उन्हें सब कुछ ऐड करना हो तो वो ये क्लॉज ऐड कर देते हैं। लिख दिया कि भारत से सारे खाद्य कृषि उत्पाद मंगाएंगे, ये नाम लिख के लिख दिया, एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स, यानी अतिरिक्त उत्पाद। भैया ये है क्या अतिरिक्त उत्पाद? गेहूं है, चावल है, दाल है जो आपने लिखकर फिर कटवा दी, और कौन सी फसल मंगवाओगे अमेरिका से? आप अमेरिका से लिखित समझौता है आपका, आपने लिखा है कि हम अमेरिका से खाद्य और कृषि के अतिरिक्त उत्पाद भी मंगवाएंगे। वो कौन से हैं? और अगर आप इस देश में सेब पैदा करते हैं, संतरा पैदा करते हैं, नाशपाती पैदा करते हैं, चेरीज पैदा करते हैं, स्ट्रॉबेरी पैदा करते हैं, तो आप भूल जाइए, क्योंकि वो सब अमेरिका से आएंगी। ये इस समझौते में उन्होंने लिख दिया है। तो हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व के प्रांतों को अब सोचने की जरूरत नहीं, वो खेती बंद कर दें, क्योंकि वो सब अमेरिका से आएगा। तो हिंदुस्तान का कौन सा हिस्सा बच गया भैया, वो बता दीजिए। दोस्तों, इसी का एक समझौते का दूसरा हिस्सा भी है। ये तो था स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और स्पेसिफिक स्टेट्स को लेकर इसका इंपैक्ट। अमेरिका से अब अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स, कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति क्या भारत देने वाला है? क्योंकि भारत में वर्षों से, आप बीटी ब्रिंजल यानी बैंगन और बीटी कॉटन दो छोड़ दीजिए, तो हम जीएम क्रॉप्स को अनुमति नहीं देते, क्योंकि उसे हम बोलते हैं बीज शुद्धता और जैविक विविधता। हम उसको करप्ट नहीं होने देते, इसलिए हम दूसरे मुल्क से बीज और जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं आने देते। पर अगर भारत में प्रोसेस्ड मक्का आएगा, जो मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने यहां लिखा है, अगर भारत में सोरगम यानी ज्वार आएगा, अगर भारत में सोयाबीन आएगा, अगर भारत में सब तरह के फल आएंगे, अगर भारत में अतिरिक्त उत्पाद भी आएंगे, तो फिर मेरी प्रोडक्ट्स की जैविक विविधता और बीज की शुद्धता कैसे बच पाएगी? तो क्या पिछले दरवाजे से इस व्यापार समझौते में हिंदुस्तान में अब जीएम क्रॉप्स खोल दिए गए हैं? क्योंकि साफ शब्दों से तो यही प्रतीत होता है। तीसरा हिस्सा, व्यापार समझौते में नॉन ट्रेड बैरियर्स को हटा देंगे। यह इसकी क्लॉज 5 की आखिरी 3 लाइन में यहां लिखा है। यह लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर टू रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न, इंडिया ऑल्सो अग्रीज टू एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग नॉन टेरिफ बैरियर्स टू द ट्रेड इन यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो खाद्य उत्पाद और कृषि दोनों के नॉन टेरिफ ट्रेड बैरियर हटाएंगे। ये है क्या? यह है सब्सिडी और जीएम क्रॉप्स के आयात पर प्रतिबंध। तो किसान की सब्सिडी को भी हटाएंगे और जीएम क्रॉप्स की मैं चर्चा कर चुका। अंतर क्या है दोनों देशों में, वो जान लीजिए। मैं एक एक लाइन में सिर्फ बता रहा हूं। अमेरिका अपने किसान को, 2025 का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं,
अमेरिकी डॉलर 16 बिलियन यानी 1,45,000 करोड़ की सालाना सब्सिडी देता है। हमारे यहां 72 करोड़ किसान हैं, उनके यहां 10% से कम है। यह भी आंकड़ा देख लीजिए जनसंख्या का। तो वो 1,45,000 करोड़ या 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर सब्सिडी देते हैं। हिंदुस्तान प्रति एकड़ या हेक्टेयर नहीं, प्रति किसान परिवार 6,000 रुपए देता है और फिर डीजल की कीमत बढ़ाकर, खाद बीज कीटनाशक दवाई की कीमत बढ़ाकर 25,000 रुपया वापस ले लेता है। इसके बावजूद भी मोदी जी ने समझौता किया है कि हम किसान की सब्सिडी कम करेंगे। दैट इज नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर, अंग्रेजी में उसे यही बोला जाता है। मेरे जैसे गांव के किसान को यही बात असली में जब ट्रांसलेट करो तो ये उसका मतलब होता है। तो सब्सिडी भी हटाएंगे, बाहर से दूसरी जैविक विविधता को नष्ट करने वाली जीएम क्रॉप्स भी आएंगी। ये एक हिस्सा है इस ट्रेड का, इस ट्रेड एग्रीमेंट का एक हिस्सा में और एक लाइन और मैं अपनी बात फिर आपके सवाल लूंगा। दूसरा हिस्सा है भारत की ऊर्जा सुरक्षा से खिलवाड़। 6 फरवरी के व्यापार समझौते के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा 6 फरवरी को यह ऑर्डर जारी किया गया। इस ऑर्डर में यह लिखा, इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हाइट हाउस से इशू होता है, कि भारत ने अब वादा किया है सशर्त कि वो रूस का तेल नहीं खरीदेगा, कच्चा तेल। और अगर भारत ने खरीदा तो अमेरिका भारत पर निगरानी रखेगा और उस निगरानी में अगर यह लगा भारत ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी ये प्रत्यक्ष है आप परोक्ष, दाएं या बाएं से भी अगर रूस से कच्चा तेल खरीद लिया तो वो सारी टैरिफ और पेनल्टी दोबारा लगा देगा। 14 फरवरी 2026 को म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कहा कि यह वादा है और यह सशर्त है, यानी शर्त यह है कि यह सारा समझौता तब करेंगे जब आप रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदोगे। यह शर्त है, भारत बंद करेगा। पहले ही मई 2024 में अमेरिका ईरान से भारत तेल नहीं खरीदेगा, यह पाबंदी लगा चुका है। ईरान से हम रुपयों के आधार पर तेल खरीदते थे, डॉलर में हमारा तेल व्यापार नहीं था। जस्ट आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि हमारा पैसा बचता था उसमें। तो अब क्या नतीजा है, हम देश 40% तेल हम रूस से खरीदते हैं, कच्चा तेल 11% ईरान से खरीदते हैं। ईरान से मई 2024 में बंद कर दिया, अमेरिका ने कहा खरीद नहीं सकते, मोदी जी ने कहा हां जी नहीं खरीदेंगे। अब समझौता कर लिया, शर्त लगा दी कि ये रूस से भी नहीं खरीदोगे, तो उन्होंने कहा हां जी नहीं खरीदेंगे। तो 52% तेल की जो जरूरत है हिंदुस्तान की, अब नहीं खरीदेंगे हम। ये हमने समझौता किया है। 52% हिंदुस्तान के तेल की रिक्वायरमेंट हम नहीं खरीदेंगे। इसका एक पहलू और है, रूस से हमें सस्ता और ईरान से सस्ता कच्चा तेल मिलता था। एक छोटा सा उदाहरण दूं, आप शायद चौंक जाएं सुनकर। फरवरी 2022 से जनवरी 2026 यानी सस्ता तेल जो हम खरीदते हैं, 4 साल में हमने 168 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदा है, यानी 15,24,000 करोड़ का। और इसमें हमें बचत कितनी हुई भाई, मैं किसी ग्राहक उसी दुकान पर जाऊंगा जहां मुझे सस्ती चीज मिलेगी, तो मुझे बचत भी हुई। उस बचत का आंकड़ा भी उपलब्ध है। हमें बचत हुई 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की, यानी 1,81,000 करोड़ की हिंदुस्तान को बचत हुई सस्ता तेल रूस से खरीदने से। अब शर्त क्या है, ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीदोगे, 11% जो आपकी रिक्वायरमेंट का है, रूस से नहीं खरीदोगे जो 40% है। उनसे मिला के लगभग हम 2.5 लाख करोड़ बचाते थे, वो नहीं तुम बचत करोगे। अब किससे खरीदोगे, अमेरिका से खरीदोगे और वेनेजुएला जिस पे अमेरिका ने अभी सरकार का तख्ता पलट किया, वहां से खरीदोगे। कोई बात नहीं, हम वहां से खरीद लेंगे। रेट उनकी मर्जी का होगा, सस्ता रेट नहीं होगा। या तो मैच कर दें, कम से कम मैच ही करवा लीजिए कि हम जिस रेट पे रूस से खरीद रहे हैं और ईरान से भैया आप बेच दो, हम तो आपसे ले लेंगे, हमें तो लेना ही है, इंपोर्ट तो करना ही है। पर वो भी नहीं करेंगे।
तो मेरा यह बात सीधा सीधा सवाल है, क्या यह भारत की आत्मनिर्भरता के साथ खिलवाड़ नहीं है? और एक छोटा सा तीसरा पहलू है, वो शायद अभी तक आपके संज्ञान में नहीं आया। व्यापार समझौते में अमेरिका से 5 साल में $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ का सामान खरीदने की पाबंदी, जरूरियात, क्या यह राष्ट्रहित हो सकता है? देखिए, आज के दिन हमारा उनसे क्या व्यापार है अमेरिका से? 2024 का आंकड़ा सामने है। 24 में हमने अमेरिका को 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया और उनसे हमने 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया। तो हमारा ट्रेड सरप्लस है 38 बिलियन डॉलर का उनसे। ठीक है सर। 13 फरवरी 2025 को मोदी जी अमेरिका गए। वहां जब वो गए तो उन्होंने एक साझा बयान जारी किया। ये है, वो व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे भी लगा है, हम भी भेज देंगे, मेरी कुलीग भेज देंगे अगर आप कहेंगे तो। उसमें उन्होंने क्या लिखा था और आज क्या कर दिया। 13 फरवरी 2026 से 25 से 6 फरवरी 2026 यानी एक साल में क्या हुआ, उसकी क्लॉज 7 जरूर पढ़िएगा। उसमें उन्होंने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति और मोदी जी ने संयुक्त बयान जारी किया और कहा, दोनों देश परस्पर व्यापार $500 बिलियन तक ले जाएंगे। परस्पर तो यह होता है मैं इनका फोन ले लूं, ये मेरा फोन ले ले, तो ही तो परस्पर व्यापार हुआ। परस्पर व्यापार के तो यही मायने होते हैं। पर अब क्या है, 6 फरवरी को कहा, इसे दरकिनार कर दिया। मोदी जी के खुद के समझौते को उन्होंने, वो अपनी भी नहीं मानते कई बार। जब देश हित को दरकिनार करने की बात आए तो वो खुद की बात भी नहीं मानते। अब ये कहा कि भारत 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 9 लाख करोड़ हर साल, 9 5 45 लाख करोड़ का अमेरिकी सामान खरीदेगा। जब दो देशों के समझौते होते हैं तो वो परस्पर सम्मान और लोकहित पर होते हैं, जबरदस्ती पर नहीं होते कि भैया ये लेना ही है तुझे वरना देख लूंगा मैं तुझे, ऐसा नहीं है। पर यह समझौता तो ऐसा ही है कि आपको $500 बिलियन खरीदना ही है और वो भी 5 ही साल में खरीदना है। यानी 9 लाख करोड़ का कोई सामान खरीद के लाओ, लाना ही पड़ेगा इस दुकान से। मैंने तो ऐसा कस्टमर और ऐसा दुकानदार देखा नहीं कोई। आपने देखा हो तो जरूर बताइएगा, जो कहे नहीं भैया हर साल 9 लाख करोड़ का तुझे लेना है और बदले में तुम अपना कृषि बाजार भी खोल देंगे। सवाल यह है कि यह व्यापार समझौता बराबरी के आधार पर है या जबरदस्ती के आधार पर? देश जवाब मांगता है। प्रधानमंत्री जी को हम केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से यही कहेंगे। दोस्तों, अमेरिका भारत से 3 गुना बड़ा है भूभाग के मामले में और आबादी हमसे 1/4 से कम है अमेरिका की। हमारे किसान के पास औसतन 2.5 एकड़ जमीन है और अमेरिका के किसान के पास 466 एकड़ जमीन। अमेरिका अपने किसानों को 1,45,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देता है और यहां मोदी सरकार 6,000 रुपए देकर डीजल और खाद की कीमत बढ़ाकर 25,000 रुपए वसूली कर रही है। अमेरिका के साथ यह व्यापार समझौता नहीं, आर्थिक गुलामी है। सस्ता रूसी तेल बंद कर दिया गया ताकि अमेरिका खुश हो। हमारे देश पर 18% टैक्स और अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर 0% ड्यूटी। राहुल गांधी जी ने संसद में हरदीप पुरी का नाम लेकर पूछा कि एपिस्टीन फाइलों का कनेक्शन क्या है। दर्जनों बार एपिस्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम क्यों है? राहुल गांधी ने संसद में हरदीप पुरी एपिस्टीन फाइल में दर्जनों बार नाम क्यों है? और जो विश्व गुरु होने का स्वयंभू 56 इंच का जो तक सीना, राहुल गांधी ने इस झूठ को बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, सबसे डरावना सच, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कह रही है कि एपिस्टीन का सिंडिकेट न केवल मासूम बेटियों बच्चियों से वेश्यावृत्ति बल्कि मासूमों के मांस भक्षण जैसे राक्षसी कृत्यों में शामिल था। क्या ऐसे आदमखोर और मासूम बच्चियों के दलाल के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए सेटिंग की गई?
इसीलिए दुनिया में भारत की थू थू हो रही है और भारत को हो रही थू थू से बचने का एक तरीका है इस समय आरएसएस भाजपा के लोगों को दलगत से ऊपर उठकर देश हित में सोचना चाहिए। पर दुख और अफसोस की बात है, जब पूरा देश आजादी की जंग में था तब आरएसएस अंग्रेजों के संग में था और आज पूरा देश चाहता है कि जो थू थू हो रही है दुनिया भर में भारत की, उस थू थू से बचने का एक ही तरीका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी तत्काल इस्तीफा इनसे लिया जाए और ये जिम्मेदारी बनती है भाजपा और एनडीए के नेताओं की कि देश को थू थू से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले।